इस लेक्चर में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे इमरजेंस होता है, इसके बारे में सारा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बात सीखेंगे क्या कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई भी गाइडलाइंस जारी करता है, कोई भी डिसीजन सुना देता है, फैसला सुना देता है, उसका वर्डिक्ट आ जाता है, तो वो क्या है पूरी कंट्री पे लागू हो जाता है, इन्फोर्समेंस हो जाता है, उसका इन्फोर्समेंट हो जाता है, यानी कि पूरे कंट्री पे लागू होता है। और अगर उस डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटना हो, अवैध करना हो, इनवैलिड करना हो, तो पार्लियामेंट को क्या है, गवर्नमेंट को क्या है, पार्लियामेंट में लॉ पास करना पड़ता है, कानून लेके आना पड़ता है। और इसे लाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसे लाने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में, यानी कि दोनों हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास कराना पड़ेगा। और फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट करेगा, यानी कि प्रेसिडेंट है जो राष्ट्रपति हैं उस पर अपनी सहमति देगा, साइन करेगा, यानी कि सिग्नेचर करेगा, तब जाके वो लॉ बनेगा। और सुप्रीम कोर्ट की कोई भी गाइडलाइंस या कोई भी उसी ने डिसीजन दिया है उसको क्या है, कैंसिल किया जाएगा, लॉ बना के, कानून बना के गवर्नमेंट को कोई भी लॉ बनाने में या कोई भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अवैध घोषित करने में टाइम लगता है। लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट से साइन, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसीजर होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या है, सिर्फ गाइडलाइंस जारी कर देगी, डिसीजन दे देगी, पूरी कंट्री में लागू होगा। तो ये प्रोसेस होता है। और जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाएगी, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस दी, कोई भी डिसीजन सुनाया, तो तब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी, वो क्या है, तब तक वही डिसीजन पूरी कंट्री पर लागू होगा। तो ये सारा प्रोसीजर क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करेगा, ये यूज में होगा। तो अब चलते हैं हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर के लेक्चर पे। बेसिक स्ट्रक्चर का इमरजेंस कहाँ से होता है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये सारे डिटेल पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ से कि इमरजेंस कैसे होता है बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर को आधारिक, यानी कि आधारभूत या आधारिक संरचना बोलते हैं हिंदी में। तो क्वेश्चन उठता है जी, जब फंडामेंटल राइट्स को क्या अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है 1950 में, विद इन 1 ईयर सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस जाता है जिसका नाम है शंकरी प्रसाद केस। 1951 का शंकरी प्रसाद केस। होता क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड, यानी कि संवैधानिक संशोधन करती है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे सिर्फ 8 शेड्यूल, यानी कि 8 शेड्यूल हुआ करते थे। और इस अभी आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, ये एक एक करके बाद में जोड़े गए। लेकिन 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगाया गया और 9th शेड्यूल को जोड़ा गया, 9वें शेड्यूल को। और इसमें क्या किया गया, इसमें ये प्रावधान किया गया, अगर इस 9th शेड्यूल में कोई भी एक्ट गवर्नमेंट मेंशन कर देती है, डाल देती है, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, यानी कि उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, उस पर कोर्ट में डिसीजन नहीं जाएगा उस एक्ट का जो भी 9th शेड्यूल में डाल दिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन उठता था कि क्या फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, मतलब आर्टिकल 368 के थ्रू जो पार्लियामेंट है, संसद है, हमारे मौलिक अधिकारों का क्या वो हटा सकती है, टेक अवे कर सकती है, संशोधन कर सकती है, अमेंड कर सकती है? तो ये क्वेश्चन गया शंकरी प्रसाद केस में। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो क्या है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, असमानता। किसमें? भूमि में, लैंड में। क्या था लैंड में कि एक आदमी पे तो मान लो 10,000 एकड़ ज़मीन है या 1,000 एकड़ ज़मीन है, और बहुत से आदमी ऐसे थे, पर्सन, उन पे एक भी खेत नहीं है, एक भी एकड़ ज़मीन नहीं है। तो इस इनइक्वालिटी को बदलने के लिए लैंड रिफॉर्म लाए गए, गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म की बात रखी, यानी कि भूमि सुधार, यानी कि जो ये इतनी सारी जो भूमि का इनइक्वालिटी है, भूमि में किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम, तो इसमें इक्वालिटी लाई जाएगी, समानता लाई गई कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो क्या है, बाकी जिस पे ज़मीन नहीं है, पुअर पीपल के बीच में बांटी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ये ज़मीन को। तो इसके लिए ये संशोधन किया गया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है हमारा, मौलिक अधिकार, उसमें एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार का ये उल्लंघन था लैंड रिफॉर्म, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जाता है, इसका केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका केस का नाम था शंकरी प्रसाद केस।
किस केस में जो क्या चैलेंज करता है कि ये जो लैंड रिफॉर्म किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी जो भूमि है, संपत्ति छीनी जा रही है, हमारे राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन है फंडामेंटल राइट का। और फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, कब? 1978 में। उसके द्वारा ये राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, हटा दिया, रिड्यूस कर दिया, मतलब कि एक तरह से एलिमिनेट कर दिया, इसको रिमूव कर दिया फंडामेंटल राइट को। और अब फंडामेंटल राइट हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक संवैधानिक अधिकार है जो आर्टिकल 300A में इंक्लूड है, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है अभी, ये याद रखना है। तो लेकिन उस समय तो था फंडामेंटल राइट, तब 1951 में, क्योंकि ये तो हटाया था 1978 में, बात चल रही है 1951 की। तो राइट टू प्रॉपर्टी के को कहा गया, इस केस में कहा गया कि ये हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अधिकार मिला हुआ है, मौलिक अधिकार, इसका उल्लंघन है। तो फर्स्ट जो अमेंडमेंट किया, इसको चैलेंज किया शंकरी प्रसाद केस में। अब पार्लियामेंट की बारी आती है, वो डिसीजन क्या ले। तो पार्लियामेंट ने रूल्ड किया, उसने डिसीजन दिया कि क्या डिसीजन दिया कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। कि 368 जो आर्टिकल है जिसमें पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को संशोधन कर सकती है। इस आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 368 उसके अंदर क्या फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट के को भी, मौलिक अधिकारों का भी संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया किसमें, शंकरी प्रसाद केस में, कि वो फंडामेंटल राइट का संशोधन कर सकती है, बिल्कुल हटा सकती है, इसमें दिया। और ये भी कहा जो हमारा आर्टिकल 13 है उसमें लॉ एक वर्ड दिया हुआ है, उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनली इंक्लूड ऑर्डिनरी लॉज एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कि जो आर्टिकल 13 में लिखा क्या है, आर्टिकल 13 में लिखा है जी कि द लॉज इनकंसिस्टेंस विद द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। मतलब क्या है इसका मतलब है जी कि जो भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होंगे, विरोध में होंगे, वो वॉइड हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे, अवैध माने जाएंगे जो भी लॉ होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आर्टिकल 13 में ये लिखा है लॉ, उसमें सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ जाते हैं, साधारण लॉ। अगर फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हटाया जाएगा तो पार्लियामेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, संवैधानिक संशोधन करके पार्लियामेंट क्या है, फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर सकती है, टेक अवे कर सकती है, हटा सकती है उसे, किसी भी फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला के। तो इसलिए जो आर्टिकल 13 के अंडर जो लॉ है वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आते, सिर्फ लॉ आते हैं। अगर कोई पार्लियामेंट कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाएगी, कोई साधारण लॉ बनाएगी, कोई भी एक्ट बनाएगी, कानून बनाएगी, तो उसके थ्रू फंडामेंटल राइट को नहीं हटाया जा सकता, फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया जा सकता है। ये शंकरी प्रसाद के केस में कहा 1951 में। तो इसके बाद क्या होता है, साल आता है 1961 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। 1967 में होता क्या है, एक गोलकनाथ का केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें बिल्कुल रिवर्स कर देती है अपने अर्लियर रूल को। जो पहले फैसला सुनाया था शंकरी प्रसाद केस में 1951 में, उसको बिल्कुल उलट कर देती है, रिवर्स कर देती है। क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसमें कहता है कि जो अभी जो क्या है 17th अमेंडमेंट करता है पार्लियामेंट 1964 में, 1964 में 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आता है। तो इसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो भी इसमें क्या है, जो ये केस जाता है, पहले क्या करती है कि 1964 में 17th अमेंडमेंट में कुछ ऐसे कानूनों को, कुछ स्टेट के ऐसे कानून हैं, कोई स्टेट एक्ट है, आपके राज्य ने कोई कानून बनाए एक्ट, उनको क्या है सुप्रीम कोर्ट 9th शेड्यूल में डाल देती है, 9th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल में डालने का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था, क्योंकि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये 9th शेड्यूल क्रिएट किया गया। इसमें गवर्नमेंट ने कहा, अगर इसमें प्रोविजन रखा कि जो भी एक्ट इस 9th शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं जाएगा। लेकिन कुछ भूमि सुधार किए कुछ स्टेट ने, और कुछ राज्य के जो एक्ट हैं, कानून है, वो 9th शेड्यूल में डाल दिए। क्यों? ताकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें ना चैलेंज कर सके। तो ये केस गया फिर सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ केस के द्वारा, और इसको
17th अमेंडमेंट में कुछ एक्ट डाले गए, स्टेट एक्ट 9th शेड्यूल में, इनको चैलेंज किया, चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि इस पे केस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना गोलकनाथ केस में जो 1967 का था। और ये गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही क्या है अलग रूल दिया। इसमें कहा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं आर गिवन ए ट्रांसडेंटल, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन ए ट्रांससेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन। इसका मतलब है, ट्रांससेंडेंटल का मतलब है अति श्रेष्ठ, इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल, मतलब जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। तो फंडामेंटल राइट को बिल्कुल सुप्रीम बना दिया कि फंडामेंटल राइट को बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता और वो अति श्रेष्ठ हैं, उनकी पोजीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको चेंज नहीं कर सकता। और जो पार्लियामेंट है इनको कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे, पार्लियामेंट ना तो इनको हटा सकती है ना ही ले सकती है। और जो ये भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ है उसके अंदर आता है। याद करो शंकरी प्रसाद के केस में क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ मेंशन है, शब्द एक वर्ड मेंशन है जी लॉ आर्टिकल 13 में, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो लॉ के अंडर नहीं आता। लेकिन इसमें कहा कि गोलकनाथ केस में कि आर्टिकल 13 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी लॉ के अंदर आता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकती, उन्हें हटा नहीं सकती। इसलिए अगर फंडामेंटल राइट को अब्रिज किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा, तो वो लॉ कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या ऑर्डिनरी लॉ हो उसे वॉइड समझा जाएगा, यानी कि इनवैलिड समझा जाएगा, अवैध समझा जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, फिर क्या है, पार्लियामेंट के मन में खलबली चल जाएगी। पार्लियामेंट सोचती है कि हमारा डिसीजन पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर पार्लियामेंट रिएक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ के केस को जो 1967 में दिया। कैसे? 1971 में 1971 में 24th अमेंडमेंट एक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट। तो ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया, संशोधित कर दिया। इसमें क्या किया? इसने कहा कि पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया, इसने इस अमेंडमेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को अंडर आर्टिकल 368 की क्या है अब्रिज कर सकती है, टेक अवे कर सकती है, मतलब किसी भी फंडामेंटल राइट को हटा सकती है, किसी भी फंडामेंटल राइट का अमेंड कर सकती है। इस 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट ने क्या है ये प्रोविज़न जोड़ दी कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को हटा सकती है, अब्रिज कर सकती है, टेक अवे कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके किसी भी राइट को, फंडामेंटल राइट को हटा सकती है पार्लियामेंट। और जो ये सच एक्ट होंगे विल नॉट बी ए लॉ अंडर मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। और ये कहा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे, ये जो आर्टिकल 13 है, ये वर्ड मेंशन है लॉ, उसके अंदर नहीं आएंगे। ये मामला आर्टिकल 13 का क्यों चल रहा है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि लॉज इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। मतलब कि अगर कोई भी लॉ बनाया जाएगा पार्लियामेंट के थ्रू कि जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो, वायलेशन करता हो, वो वॉइड समझे जाएंगे, मतलब इनवैलिड, अवैध समझे जाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट जब किया तो कहा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आर्टिकल 13 में जो लॉ लिखा है उसके अंडर नहीं आते, यानी कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कर सकती है अमेंड फंडामेंटल राइट्स का और उन्हें हटा भी सकती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को और ज़्यादा क्या है सोच विचार में पड़ जाती है और उसके पास मौका आता है 1973 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है, इसमें केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, केशवानंद भारती केस। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है हमारी हिस्ट्री में, पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जो 1973 में आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गोलकनाथ केस में कहा था 1967 में कि जो क्या कहा था गोलकनाथ केस में कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ट्रांससेंडेंटल पोजीशन है और इम्यूटेबल पोजीशन है, यानी कि अनचेंजेबल, इन्हें बदला नहीं जा सकता और अति श्रेष्ठ है। इस डिसीजन को बिल्कुल ओवर रूल्ड कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में। ये केस कब का है, ये डेट भी याद रखनी है आपको, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 में ये केस आया था, केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है,
कि पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट किया 1971 में, उसको बिल्कुल ठीक ठहराया। हाँ ठीक है, पार्लियामेंट क्या है, अब्रिज कर सकती है, टेक अवे कर सकती है फंडामेंटल राइट का, मतलब फंडामेंटल राइट है जो उनको हटा सकती है पार्लियामेंट, अमेंड कर सकती है। ठीक है, ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल उसे अफेल्ड किया, बिल्कुल सही बताया, सही ठहराया, बिल्कुल सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ एक नए डॉक्ट्रिन के साथ आता है जो एक हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या है, दर्ज हो जाता है। वो क्या था, पार्लियामेंट ने क्या कहा कि इट लेट डाउन ए न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन पार्लियामेंट के सामने रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बेस के पार्लियामेंट ठीक है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, अब्रिज कर सकती है, टेक अवे कर सकती है, हटा सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकती। बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर भी बोलते हैं इसे, आधारिक संरचना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकती। तो ये वर्ड कहाँ से आया, केशवानंद भारती केस से आया, बेसिक स्ट्रक्चर का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है बेसिक स्ट्रक्चर? नहीं, कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड इजाद किया, कौन से केस से, केशवानंद भारती केस से। ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट्स को संशोधन कर सकती है, अमेंड कर सकती है, टेक अवे कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। कि बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे अमेंड नहीं कर सकती। यानी कि ऐसा रूल किया कि जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, जो लॉ बनाने की पावर है, अंडर आर्टिकल 368 के अंदर जो लॉ बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, वो उसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर करने का आज़ादी नहीं देती। कि चेंज करने का, अल्टर का मतलब है चेंज करने के लिए क्या है, आज़ादी नहीं देती, मतलब पावर नहीं देता। अंडर आर्टिकल 368 के पार्लियामेंट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है फंडामेंटल राइट का। क्या है कि दिस मीन्स पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि पार्लियामेंट क्या है, उन फंडामेंटल राइट्स को क्या है, अमेंड नहीं कर सकती, सुधार नहीं कर सकती, या हटा नहीं सकती, एब्रिज नहीं कर सकती, टेक अवे नहीं कर सकती, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पार्ट है। उन फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट नहीं हटा सकती। ये बोला इसमें कि हाँ आप फंडामेंटल राइट को हटा दो ठीक है, लेकिन उन फंडामेंटल राइट को नहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। समझ गए? अब आगे फिर जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन नहीं किया इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया केशवानंद भारती केस में, सिर्फ ये कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, कुछ नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने। बस इतना कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। तो इसके बाद ये जो डॉक्ट्रिन है दोबारा रीअफर्म किया, दोबारा दोहराया सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस में? इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 का। उसमें भी कहा कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 39th अमेंडमेंट एक्ट लाया 1975 में। किसने? पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें ये प्रावधान किए, प्रोविजन किए कि जो भी प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन के डिस्प्यूट होते हैं, मतलब उनका चुनाव होता है ना, जो प्राइम मिनिस्टर का और स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो भी डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है इनके चुनाव का, इलेक्शन डिस्प्यूट मतलब चुनाव का विवाद जो होता है, झगड़ा वगैरह, ये क्या है, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से आउटसाइड है। मतलब कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता ये प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा के इलेक्शन डिस्प्यूट में। तो कोर्ट ने कहा कि इस केस में वमन राव में जो ये आ रहा है आपका इंदिरा गांधी केस 1975 का, इस केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है ने कहा कि जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न रखी गई है कि प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन डिस्प्यूट को क्या है, कोर्ट नहीं देख सकता, ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। कि ये क्या है, ये डिसीजन है, जो प्रोविज़न है, दैट वाज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट एज इट अफेक्टेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये पावर,
जो ये प्रोविज़न रखी है ना कि सुप्रीम कोर्ट या कोई सा कोर्ट क्या है, ये इलेक्शन का विवाद नहीं देख सकता प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का, ये क्या है पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर से बियॉन्ड है, बिल्कुल परे है, अलग है कि ये पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर में नहीं आता, कि पार्लियामेंट इसमें संशोधन नहीं कर सकती। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के कि कोर्ट क्या है इंटरफेयर कर सकता है, पार्लियामेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट को देख सकता है, स्पीकर के लोकसभा के इलेक्शन डिस्प्यूट को देख सकता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसे पार्लियामेंट बिल्कुल अब्रिज नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती। तो इसमें भी कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का फिर दोबारा दोहराया। लेकिन पार्लियामेंट कहाँ खाली बैठने वाली थी, पार्लियामेंट को तो अपने पावर की पड़ी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में दोनों में चल रहा था टकराव। तो साल आता है 1976 का, उसमें पार्लियामेंट क्या करती है, उसमें पार्लियामेंट क्या करती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है 1976 में। और इसमें क्या करती है, जो जुडिशरी ने क्या इन्वेंट किया था, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन दिया था उसको क्या है एक तरह से चैलेंज करती है ये अमेंडमेंट एक्ट बना के। इस एक्ट में क्या प्रावधान रखे गए, इसमें कहा गया कि अंडर आर्टिकल 368, मतलब आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट है इसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मतलब कि अगर पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगी अंडर आर्टिकल 368 वो कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है और उसे सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग दैट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब कि पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट है जो ये 1976 है, इसमें कहा कि पार्लियामेंट किसी को भी फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अंडर आर्टिकल 368। और क्या है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है। और ये पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, ये मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की पावर है, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इस पर कोई भी मतलब कि लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है पार्लियामेंट की इस पावर पे। वो अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट को भी हटा भी सकती है, सुधार भी कर सकती है, अमेंड कर सकती है। तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कहा पार्लियामेंट में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठने वाला था, उसके पास मौका आया 1980 में। 1980 में केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, मिनर्वा मिल केस 1980 का। इसमें क्या है, इस प्रोविज़न को जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट ने जोड़ी थी कि पार्लियामेंट के पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑन ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट क्या है किसी की भी फंडामेंटल राइट को हटा सकती है, अमेंड कर सकती है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न को हटा सकती है। इसको इनवैलिडेट कर दिया, मतलब अवैध घोषित कर दिया इस प्रोविज़न को। क्यों, इसने कहा मिनर्वा मिल केस में कि ये जो प्रोविज़न है 42nd अमेंडमेंट एक्ट की, ये क्या है एक्सक्लूड करती है जुडिशियल रिव्यू विच इज़ ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जुडिशियल रिव्यू है जो इसको हटाती है, जो ये प्रोविज़न है 42nd अमेंडमेंट एक्ट की। और जुडिशियल रिव्यू क्या है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि पार्लियामेंट के कोई भी लॉ बनाया, कानून बनाया है कि जुडिशरी यानी कि कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, उसे देख सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है नहीं बना है। तो ये जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक फीचर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसलिए इसको नहीं हटा सकती। इसलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट की इस प्रोविज़न को अवैध इनवैलिड घोषित कर देती है। तो इसलिए पार्लियामेंट के पावर क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर क्या है, आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के पास लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, मतलब कि एक सीमा है अमेंड करने की, संशोधन करने की। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की एक सीमा है, लिमिट है। पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर द एक्सरसाइज ऑफ द लिमिटेड पावर एनलार्ज दैट वेरी पावर इनटू एन एब्सोल्यूट पावर, मतलब कि जो पार्लियामेंट को मिली हुई है ना पावर, लिमिटेड पावर कॉन्स्टिट्यूशन से, उस पावर को एब्सोल्यूट पावर में नहीं चेंज कर सकती, मतलब अनलिमिटेड पावर नहीं बना सकती उसको कि तुम किसी पावर लेके किसी भी फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को चेंज कर सकती हो, नहीं। पार्लियामेंट की पावर सिर्फ लिमिटेड है किस तक, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक, कि वो बेसिक फीचर है जो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो क्या है, पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड कर दी गई इस डिसीजन के अनुसार। और दूसरे वर्डों में कहें तो इन अदर वर्ड कि जो पार्लियामेंट है अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट एक्सपेंड इस अमेंडिंग पावर, मतलब अपनी जो अमेंड करने की, संशोधन करने की जो पावर है, अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास, उसे एक्सपेंड बढ़ा नहीं सकती है। वो क्या है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न को रिपील नहीं कर सकती जो बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय करते हों, बेसिक फीचर को हटाते हों,
उसमें नुकसान पहुंचाते हो बेसिक स्ट्रक्चर पे, उसे पार्लियामेंट बिल्कुल भी हटा नहीं सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर, लिमिटेड पावर मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से, और इस लिमिटेड पावर को पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर में नहीं चेंज कर सकती है। बाई एक्सरसाइजिंग दैट पावर कन्वर्ट द लिमिटेड पावर इनटू एन अनलिमिटेड पावर, तो अनलिमिटेड वन में नहीं चेंज कर सकती है। इसको दोबारा वमन राय का केस आता है 1981 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को दोहराया, रिपीट करती है और उसमें क्लैरिफाई करती है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं बनाए गए इनेक्टेड के, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो फीचर है वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्टेड आफ्टर 24 अप्रैल 1973। मतलब कि जो भी केशवानंद भारती केस के बाद जो भी पार्लियामेंट ने अमेंड किया है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा वो, कि मान लो कोई भी 24 अप्रैल 1973 के बाद, इस डेट के बाद जो केशवानंद भारती केस है, इसके बाद जजमेंट के बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ने अमेंड किया है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर उल्लंघन करता है तो क्या है, वो इनवैलिड समझा जाएगा। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा इस डेट के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद। और फिर पढ़ते हैं जी एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि कौन कौन से पार्ट बनाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट हैं। देखो जी, ये डेफिनेशन तो दी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको परिभाषित किया नहीं है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन भी नहीं है, दिया भी नहीं हुआ बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन केस बाय केस सुप्रीम कोर्ट में केस आते गए, उन केस में ये डिफाइन करता गया, मतलब एक तरह से बताता गया ये जो एलिमेंट है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो पार्लियामेंट क्या है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि पार्लियामेंट क्या है, अभी प्रेजेंट पोजीशन ये है कि पार्लियामेंट जो 368 के अंदर क्या है, किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई आंच नहीं आएगी, चाहे आप फंडामेंटल राइट को अमेंड करो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं अब्रीज किया जाएगा, उसको नहीं रिमूव किया जाएगा, उस पर बिल्कुल भी टच नहीं किया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी कभी डिफाइन किया ही नहीं है, इज येट टू डिफाइन और क्लैरिफाई कि व्हाट कंस्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिफाइन तो करो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक नहीं किया, लेकिन बहुत सारे जजमेंट दिए फ्रॉम वेरियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके साथ ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये पार्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोविज़न है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर का, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाती हैं, ये एलिमेंट है, कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पार्ट है। कौन कौन से पार्ट हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में कहा है, जिनमें पहला है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ये है जी। एक जजमेंट में कहा कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं है। सारी पावर चाहे गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई और बॉडी हो हमारे संविधान के मतलब देश में, वो सब कहाँ से पावर लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई आँच आएगी यानी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, वॉयलेशन है। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हाँ जी बिल्कुल है। दूसरा क्या पार्ट है, सोवरेन, संप्रभुता, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। तो ये सारे जो नेचर हैं इंडियन पॉलिटी के, ये भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। रिपब्लिकन क्या होता है, रिपब्लिकन होता है जी जब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब जो पीपल हैं, लोग, जो हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे हमारा हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे देश में इनडायरेक्टली चुनाव होता है प्रेसिडेंट का। तो ये चुनाव होता है, इलेक्टेड होता है, तो रिपब्लिकन उसे बोलते हैं। और जिसमें प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्ट नहीं होता, जिसमें सिर्फ सेरिमोनियल होता है, मतलब उसका मतलब वही बनेगा बाप, उसका बेटा फिर वही बनेगा प्रेसिडेंट या क्वीन, तो उसे बोलते हैं मोनार्कियल सिस्टम। मोनार्कियल सिस्टम जैसे यूके में, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में कि क्वीन होती है, क्वीन वही हमेशा बनेगी किंग, मतलब एक तरह से किंग माना जाता है क्वीन को, कि यही क्या है बनेगी, इसके जो ख़ानदान का वही क्वीन बनेंगे हर बार, इसका कोई इलेक्शन नहीं होता है। तो ये है।
थर्ड क्या है, सेकुलर करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब धर्मनिरपेक्षता भी पार्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, इनके बीच में भी, मतलब ये क्या है, न्यायपालिका, ये क्या है, ये है कार्यपालिका, और ये विधानपालिका, इन तीनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए पावर का, जो शक्तियाँ इनके बीच में अलग अलग होनी चाहिए, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फेडरल करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल करेक्टर मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो पावर बटी हुई है वो भी क्या है, होनी चाहिए, ये भी फेडरल करेक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्या है, वेलफेयर स्टेट, मतलब कल्याणकारी स्टेट, मतलब सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये तो कहा ही था, सुप्रीम कोर्ट ने हमने पढ़ा है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी और फ्रीडम भी, आज़ादी भी इंडिविजुअल की, पर्सन की, किसी पर्सन की आज़ादी भी और डिग्निटी भी। निष्ठा मतलब ये भी क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्या है, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डॉक्ट्रिन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे, किससे लेके 36 से लेके 51 तक, आर्टिकल 51 तक 51 तक, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब इनमें हार्मनी होना चाहिए, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए, तो ये भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, समानता का सिद्धांत, ये भी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जितने सारे दिए हुए हैं, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स प्रिंसिपल्स, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 144, पावर ऑफ हाई कोर्ट की 226, 227, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का लेक्चर जो ख़त्म होता है, और इसमें आया था जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल पढ़ी क्या होता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू आखिर होता क्या है, ये क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या, ये हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो इसके कौन कौन से पार्ट बनाते हैं, और जुडिशियल रिव्यू में होता क्या है, क्या हाई कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है क्या, तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम जानेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इंतज़ार।